नमस्कार। साहित्य एवं कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव विश्व रंग 2022 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, दिली इस्तकबाल करती हूं। कार्तिक महीने की घाम और इत्मीनान की दोपहर, और उस दोपहर में संगीत, कला, साहित्य के अलग अलग रंगों की उजास लिए विश्व रंग का हर कोना। और इस वक्त आप हम सब जहां मौजूद हैं वो साहित्य का कोना है, कविता का कोना, जहां कविता के समकाल में परिवार और संबंधों का पुनर्वास तलाशा जाएगा। यही हमारे सत्र का विषय भी है। यहाँ मैं अपने प्रिय कवि विनोद कुमार शुक्ल की चर्चित कविता का एक हिस्सा दर्ज करती हूँ। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। और फिर गुलजार साहब का कहना, मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं मेरे यार जुलाहे। तो कविता का समकाल, परिवार और संबंधों के पुनर्वास के इस विषय की गिरहें खोलने हमारे साथ साहित्य संसार की वो नामचीन शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने लेखन में परिवार, समाज और संबंधों के पुनर्वास की अलग निगाह से पड़ताल की है। मंच पर मौजूद आप सभी अतिथियों का एक बार फिर दिली इस्तकबाल करती हूँ और मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देती हूँ। कमान अब हमारे सत्र के मॉडरेटर बलराम गुमास्ता सर के हाथों में। नमस्कार। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय चौबे जी इस सत्र में हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है और बड़ा सुख। ये सत्र है जिसमें हम कविता का समकाल की बात करेंगे और परिवार और संबंधों का पुनर्वास। इसमें संवाद और कविता पाठ दोनों शामिल हैं। और चूँकि हमारे पास प्रतिभागी का नंबर कहना चाहिए कि भरा पूरा है, और समकाल की जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली वर्तमान अकेली स्थिति नहीं होती है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ये एक किस्म का हमारी अतीत की स्मृतियां जो हैं और भविष्य के देखे गए सपनों का वो वाला सारा, और ये वर्तमान, इस सबको मिलके एक समकाल बनाता है, एक विचार का, एक स्वभाव का, समाज में होने वाली गतिविधियों का, राजनीति का, समाज शास्त्र का। इसी तरह से मानवीय संबंधों का भी आप देखें तो एक लंबा सिलसिला होता है। और आज एक अजीब सी बिखराव की स्थिति परिवारों में है और उसके बहुत सारे कार्य कारण हैं। उसके सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, विस्थापन उसका कारण है, युद्ध उसका कारण है। तो एक समग्रता में हम देखें तो पूरी मानव जाति में जो सबसे बड़ी जो चिंता है कि एक मानवीय संवेदना का जो प्रश्न है, उसके लिए ये विश्व रंग भी समर्पित है। आपने देखा होगा कि इसके तमाम आयोजनों में संस्कृति, कला के तमाम आयामों को जोड़ के अगर वो मनुष्य को उतना निर्मल कर सकते हैं और उसकी उस संवेदना को जागृत कर सकते हैं, तो ये पूरे मानव समाज के सुख और हित की बात आगे हम देख सकते हैं, उसका सपना हम देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। और विषय जैसा कि आप जानते हैं, कविता का समकाल, परिवार और संबंधों का पुनर्वास, संवाद और पाठ। विज्ञान की हालत आप देख रहे हैं कि उसके तमाम तकनीकी पहलुओं को, जो भी उपलब्धियां हैं, उसका किस तरह उपयोग हो रहा है, उसका भी हमारे परिवार और संबंधों पर असर पड़ रहा है। जिस तरह की शोषण की व्यवस्था बनी है, कुछ लोगों के हाथ में पता चला कि वो सारी तकनीक गई और उससे जो एक किस्म का एक दुराभाव पैदा हुआ समाज में, जिस तरह की विसंगति खड़ी हुई आर्थिक तौर पे भी आप देखें तो उसने भी हमारे समाज और घरों में बिखराव और हमारे संबंधों में, तो ये तमाम पहलू हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ रक्षा दुबे चौबे हमारे बीच हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आपका स्वागत। नमस्कार। विश्व रंग के इस कार्यक्रम में मुझे पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद, और उसके बाद इस ज़रूरी विषय पर बातचीत के लिए, मेरा पक्ष सुनने के लिए, मुझे एक अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष चौबे जी और आज मेरे साथ यहाँ पर पैनल में शामिल सभी विद्वजन। संभवतः मैं
अनुभव मैं आप सभी से कम हूँ, पर मुझे लगता है कि पारिवारिक व्यवस्था का एक हिस्सा होने के नाते मैं अपनी बात कहती हूँ। जो परिवार के बारे में मैं सोचती हूँ, वह यह सोचती हूँ कि यही एकमात्र वह व्यवस्था है जो मनुष्य को पशु से पृथक करती है। अन्य सारी स्थितियों में हम देखें तो कहीं न कहीं वे सब एक साथ होते हैं, और परिवार के साथ साथ समाज की भी जो संकल्पना है वह हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर ढंग से अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई गई है। अपनी मूल संकल्पना में भी मैं योग्यता आधारित और लिंग निरपेक्ष समाज की हिमायत करती हूँ कि जिस जगह पर जिसकी सूटेबिलिटी के लिए जो काम हो वह उस तरह का काम कर सके और उसको उत्कृष्टता के आधार पर कार्य के अवसर प्राप्त हों। तो इस तरह मुझे लगता है कि जो अर्धनारीश्वर की संकल्पना है वह हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की सबसे सुंदर संकल्पना है, और वही हमारी परिवार व्यवस्था का उत्स भी है। एक कविता छोटी सी मैं आपको सुनाती हूँ, उसका शीर्षक है संग साथ। कविता कुछ यूं है कि महादेव गौरा का मन मथते हैं, महादेव गौरा का मन मथते हैं, गौरा उनके स्नेह नवनीत में सराबोर, रुद्र वीणा पर राग मल्हार नहीं, चारुकेशी का दृष्टि राग केली करता है। रुद्र वीणा पर राग मल्हार नहीं, चारुकेशी का दृष्टि राग केली करता है, बरखा में बादल नहीं उनका प्रेम बरसता है, लोक देव मिलकर बोते हैं धान्य, हरिया जाता है धरती का मन, तृप्त होती है पेट की आग, मनुज कीट पतंगे चिड़ै चुनगुन नाच पाते हैं मन भर, और जीवन की कविता निर्मल मति हो अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेती है। तो परिवार की व्यवस्था को मैं इस रूप में देखती हूँ कि जहाँ पर हम सब एक साथ होकर के आगे बढ़ पाएं। एक और बात जो मुझे लगती है कि मेड फॉर ईच अदर जो है एक को मैं एक चमकीले से नारे के तौर पे देखती हूँ, और मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष गुण दोषों से मुक्त नहीं होता, और उन गुण दोषों के साथ जब वे एकात्म होते हैं, उन गुणदोषों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस समय सबसे सुंदर सामाजिक व्यवस्था हमारे सामने आती है। जो संबंधों की छीजन जिनकी बात हम बार बार करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं लेके हमारा बहुत ज़्यादा आवेगी होना, त्वरित प्रतिक्रिया देने में इतनी जल्दबाजी करना कि हम उन सर्कमस्टेंशियल बातों को समझने की कोशिश ही ना करें जिनमें कोई घटना घट चुकी हो। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम थोड़े संयम और धैर्य के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो शायद आज भी हमारे हाथ में ये सारी बातें हैं जिन व्यवस्थाओं को लेकर हम सदैव से आश्वस्त रहे हैं, या जिन व्यवस्थाओं को हम आगामी समय में देखना चाहते हैं, या जिनके टूटते जाने की शिकायतें हम लगातार कर रहे हैं। एक छोटा सा दृश्य चित्र और आता है, चूंकि 102 कविता की अनुमति हुई है तो एक दृश्य चित्र मेरे पास है, वो मेरे परिवार का ही है और उसका शीर्षक है गृहस्थी। वो कविता पढ़ती हूँ मैं कि आंगन में कैरियों के ढेर के साथ बैठी अम्मा चला रही हैं अमकटना, सिफत इतनी कि मजाल है कोई टुकड़ा रह जाए छोटा बड़ा, सिफत इतनी की मजाल है कोई टुकड़ा रह जाए छोटा बड़ा, बाबा तिपाई पर बैठे मुग्ध भाव से निहारते हैं उन्हें, जैसे कर रहे हो धन्यवाद हर हमेश गृहस्थी को बरसों बरस ऐसे ही सलीकेदार चलाने के लिए। दोनों की दृष्टियां टकराती हैं और चेहरे पर उभर आता है करारी मठरी के साथ ताज़े अचार का स्वाद। दोनों की दृष्टियां टकराती हैं और चेहरे पर उभर आता है करारी मठरियों के साथ ताज़े अचार का स्वाद लुचई अचार का। जब माँ बाबा गए होंगे नर्मदा किनारे किसी मेले में और बाबा ने लोगों की निगाह बचाकर झट से डाल दिया होगा एक टुकड़ा अम्मा के मुंह में, या फिर जब बिगड़ा होगा पहली बार अम्मा के मुंह का स्वाद, और दादी ने तिर्यक मुस्कुराहट से थमाई होगी कैरी उसे। हम बच्चों को कतई मतलब नहीं इस गोपन संवाद से, हम तो मगन थे
आम की कलियों से गुठलियाँ और झिल्ली हटाने के काम में। हम तो मगन थे आम की कलियों से गुठलियाँ और झिल्ली हटाने के काम में। अपनी छोटी सामर्थ्य में परिश्रम और प्रेम के साहचर्य से, अपनी छोटी सी सामर्थ्य में परिश्रम और प्रेम के साहचर्य से गृहस्थी की उर्वर ज़मीन तैयार करते अम्मा बाबा जीवन के तमाम खट्टेपन को जायकेदार बनाने का हुनर जानते थे। तो यह हुनर है जो हमारे माता पिता से हम तक आया है, और अब यही हुनर है जो हमें आने वाली पीढ़ियों को अपने इन्हीं हाथों से सौंप भी देना है। उस हुनर में संयम है, उस हुनर में धैर्य है, उस हुनर में जल्दी प्रतिक्रिया ना देने की स्थितियां हैं, उस हुनर में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए हमारी पीढ़ी हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। मैं समझती हूँ कि इतना कहकर मैं अपनी बात को सबमिट कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा दुबे चौबे जी, आपने देखा कि कितना सहज वातावरण घर का है, अचार बन रहा है, उसमें तमाम बच्चे, ये जो प्रेम का एक वातावरण हमारे घरों में होता था और इसकी ज़रूरत है। जो माँ का जो प्रेम है, मेरा ख्याल वो मानवीय संवेदना की ऊंचाई है मनुष्य मात्र में। सूना पड़ा है तखत, कल तक इसी पर लेटी रहती थी वह, यहीं से पुकारती थी बेटा, तखत की लकड़ी में तब उमगने लगता था एक भरा पूरा पेड़। आज वहाँ छाया है अंधेरा, कटे पेड़ की पीड़ा में समाप्त छोर की तरह छूटा हुआ है। तो ये जो संवेदना का लेवल है, इसकी ज़रूरत है ताकि हमारे घर परिवार बने रहें और लोग अपने माँ बाप को ले जाकर, आप देखते हैं वृद्धाश्रमों में जिस तरह की गति आज संबंधों की हुई है, मेरा ख्याल है ये हमारा रचना पाठ उस यात्रा में आपको साथ ले चलेगा जो चिंताएं हमारी हैं। सविता जी को बहुत, डॉक्टर सविता भार्गव, बहुत सम्मान के साथ हम सब की प्रिय रचनाकार हैं, बहुत सुंदर कविताएं उनकी हैं। वो अपनी बात भी कहें या कविता सुनाएं, ये उनका निर्णय है। हम बहुत सम्मान के साथ जोरदार तालियों से सविता जी का स्वागत करते हैं। और बहुत खूबसूरत रचनाएं, जैसा वो दिखती हैं वैसी उनकी रचनाएं भी उतनी सुंदर हैं। तो एक बार फिर जोरदार तालियां और उनको सुनिए आप। स्वागत है सविता जी। नमस्कार। और सबसे पहले तो धन्यवाद है इस विश्व रंग के आयोजकों का कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हमको शिरकत करने का मौका दिया। और इसी धन्यवाद के बाद बात है कि संवाद करने का, तो मैं सिर्फ कविताएं पढ़ूंगी। बस ये ज़रूर कहूँगी कि मनुष्य है तो समाज है, मनुष्य है तो संवेदना है, समाज है तो संबंध है। और संवेदनाएं इस समय की आपाधापी में, जैसा कि अभी बलराम ने कहा कि मशीन के इस दौर में संवेदनाएं थोड़ी सी कमतर होती जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि इस समय एक नई रवायत चल पड़ी है। परिवार की बात जो हुई है कि नई रवायत ये है कि बच्चे आजकल शादी नहीं करना चाहते हैं, लिविंग में रहना चाहते हैं। और लिविंग में रहने का मतलब है कि फिर जो संबंध है हमारे कि माँ, भाई, चाचा और एकल परिवार, तो ये सारी चीज़ें हैं जो संबंधों को ख़त्म कर रही हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि संवेदनाएं ख़त्म नहीं होंगी। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कविता संवेदना से पैदा होती है और कविता सुनने के लिए इतने सारे लोग सामने हैं। और सारे के सारे, इसमें अभी एक माँ भी हैं, दादी भी हैं और अभी छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, नाती पोते, तो सारे संबंध हैं यहाँ पर। हम लोग आपस में एक दूसरे से संबंध है, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो संबंध कभी ख़त्म नहीं होंगे, संवेदनाएं हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। तो सबसे पहले कविता का शीर्षक है अनुभव। सिनेमा का सीन करते हुए थोड़ी सी झिझक से कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ, क्योंकि कैमरा पूरा समाज है और मैं अकेली स्त्री हूँ। पसीना पोंछते और मेकअप धोते हुए मैं शामिल हो जाती हूँ समाज में। कविता का शीर्षक है माँ वापस जा रही है।
माँ कुछ दिनों तक रही, अब वापस जा रही है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना खाली हो जाएगा, फिर भी बनी रहेगी कुछ दिनों तक माँ की गंध। कुछ दिनों तक अकेले खाना खाने की मन में भरी रहेगी टीस। कुछ दिनों तक शायद पानी भी अच्छा न लगे। माँ शब्द के उच्चारण से मन में कसक पैदा होने लगती है। माँ वापस जा रही है और मेरे भीतर कोहरा बैठ रहा है, होंठ कांप रहे हैं। माँ तो कभी वापस आ जाएगी या मैं ही चली जाऊंगी उसके पास, लेकिन अभी तो जा रही है माँ वापस। कैसे बंद करूंगी मैं अपना किवाड़? अविराम घूमती पृथ्वी की तरह एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह स्त्री के आगे थोड़ा झुककर खड़ा, एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना, एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। अंतिम कविता सबक स्त्री के लिए। स्त्री जीना चाहती है, इसके लिए उसे रसोई में घुसना होता है। स्त्री जीना चाहती है, इसके लिए उसे बिस्तर पर होना होता है। स्त्री जीना चाहती है, इसके लिए उसके पास कोख चाहिए। स्त्री जीना चाहती है तो उसे कोख गिराने के लिए तैयार रहना चाहिए। और चाहती ही है स्त्री हर हाल में जीना, तो चाहिए उसे बहुत सी खबरों से बेखबर रहना। मसलन जो स्त्रियां जिंदा नहीं रह पाई, स्त्री की उनकी तरफ पीठ होना चाहिए। फिर तो कोई ताकत ही नहीं बची बहन जी जो स्त्री को मार सके। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर रचनाएं आपने सविता जी से सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जीवन के देखिए कितने पक्ष, कितने मनोभाव इन कविताओं में इस तरह से आ रहे हैं और सब जाके जुड़ते हैं हमारे उस प्रश्न से जिससे आज ये पूरा समाज जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है। बहुत सम्मान के साथ मोहन सगोरिया जी, जिनने विज्ञान को लेके बहुत बड़ा काम किया है। 6 वॉल्यूम आप देखें विज्ञान कविता के, विज्ञान कथा पे भी वो काम किया है उनने। तो बहुत सम्मान के साथ मोहन जी का, बहुत बढ़िया कवि हमारे मोहन, और वो खड़े होकर पोडियम से पढ़ेंगे कविता। जोरदार तालियों से मोहन जी का स्वागत कीजिए। कविता का समकाल परिवार और संबंधों का पुनर्वास। इस संबंध पर जब मैं सोचता हूँ तो पुनर्वास शब्द पर अटक जाता हूँ। मतलब ये हुआ कि संबंध का पहले आवास था, फिर टूटे बिखरे और नज़दीकियाँ भी आई। तो संबंध शीर्षक से एक छोटी सी कविता। स्वागत। बिजली और बादल से नींद का अवश्य कोई संबंध है। बिजली और बादल से नींद का अवश्य कोई संबंध है कि इधर वे चमके कड़के, उधर वह उठ बैठा तड़के। बरसात और बदली का संबंध भी जरूर होगा अंधकार से। ठीक इसके उलट अभी अभी उठकर चल देने वाले का संबंध जैसे अंधी कोठरी से छन कर आ रही किरण से है। ये अंधी कोठरी क्या है? मुझे लगता है ये अंधी कोठरी अभी से 30-40 वर्ष पहले, 2-3 दशक पहले जो विघटन हुआ वो है। अब जैसा कि सविता मैम ने एक कविता पढ़ी अभी स्त्रियों पर, दशा क्या हुई स्त्रियों की या बेटियों की,
एक कविता छोटी सी है कि परसों ही तो बिटिया पैदा हुई, परसों ही तो बिटिया पैदा हुई, कल होश संभाला और आज होशियार हो गई। परसों ही तो बिटिया पैदा हुई, कल होश संभाला और आज होशियार हो गई। जैसे जेठ की भोर और दोपहर, बड़ा बेटा कहता है उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। ज़्यादा तकलीफ बड़े बेटे को है, बाप मैनेज कर लेता है। हमारा जो समाज है, मैं बात कर रहा था 3-4 दशक पहले की, वो, और मैंने ये भी कहा कि वो थोड़ा विघटित हुआ, उसमें कुछ अच्छे दृश्य भी थे। एक पैरा पढ़ रहा हूँ, गद्य का पैरा है। शादी के 1 हफ्ते पहले पिता ने भैया से कहा, तू क्यों नहीं चला जाता? कहाँ? इटारसी, इंदौर और छिंदवाड़ा न्योतने। चला जाता, पर यहाँ की व्यवस्था में क्या धरा है, हो जाएगी, खुद का हो जाएगी। मोहल्ले पड़ोस में खबर तक नहीं कि घर में कोई कारज है। मोहल्ले पड़ोस वाले काम आएंगे या रिश्तेदार? पिता झुंझलाए। मेरे लिए तो मोहल्ले पड़ोस वाले ही सब कुछ हैं। वो जो कुड़मन मौसी है ना, वक्त ज़रूरत उसके यहाँ से दूध और गोबर गोमूत्र आता है। दल्ला मामा सब्जी ले जाता है। भवानी मामा जब नागपुर रेल ले जाते हैं तो कोयला गिरा जाते हैं, उसी से सिगड़ी जलती है। जब कुस्का लगता है तो छोटे खां मामा मालिश करते हैं। घर में शक्कर घट जाती है तो नानू ताई के यहाँ से आती है। आपका टिफिन लेकर केबिन तक दौड़ना होता है तो हरिनारायण भैया साइकिल देता है। और आप सब जिसके नाम से नाक भो सुकोड़ते हो, वह मिट्ठू दादा सबकी गंदगी साफ करता है। अरे, उसे दादा क्यों कहते हैं? दादा तो बाप का बाप होता है ना। पिता के चेहरे पर जैसे झुंझलाहट, विवशता और उपेक्षा का घोल किसी ने डाल दिया था। वे लगभग गाली देने की सूरत में आ गए थे, जबकि भैया बोले जा रहे थे, क्या आपने कभी गौर किया, हम मोहल्ले पड़ोस वाले गांव वालों को मामा, काका, फूफा, बब्बा, दादा, नाना क्यों बुलाते हैं? सीधे नाम क्यों नहीं लेते? राधेलाल, ब्रह्मदत्त, तेजाराम, बाबू सिंह, नेतराम, बनवारी क्यों नहीं कहते? भैया जानते थे कि जैसे ही वे चुप होंगे, पिताजी का गाली चालीसा शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सांस में अपनी बात खत्म की और तीर के मानंद घर से निकल गए। भैया जिस मन स्थिति में थे, वह कलाकार वाली वैराग्य और अनुराग के बीच रस्साकसी थी। वे जो होना चाहते थे और थे के बीच संघर्षरत थे, परेशान थे और उस अप्राप्य को पाने की जिद पाले थे। यह बड़ा दिलचस्प था कि जो होना था और जो हो रहा था, उसकी विभाजन रेखा दोनों नहीं देख पा रहे थे। दरअसल दोनों ही अलग अलग बिंदुओं पर खड़े थे और समझ रहे थे कि कोई सरल या तिर्यक रेखा उन्हें जोड़ती है। पिता के लिए अब गाली देना अर्थहीन था। वे केवल इतना बुदबुदाए कि देखना, एक दिन ये हरामी उस मुसड्डी से ज़रूर शादी करेगा। भैया पता नहीं किस दिशा में गए थे। घना अंधकार था। अक्सर ऐसा होता है जब कोई क्रांति होती है, तो अंधकार अधिक घना होता है। गया प्रसाद मामा के घर से अब भी सजने गाने की आवाज़ आ रही थी। ओरी सखी मेरे हरो रंग बटुआ गुलाबी रंग बटुआ। तो मित्रों, ये एक अंश था मेरा लिखा जा रहा उपन्यास, बल्कि हो गया, 2nd ड्राफ्ट चल रहा है उसका। तो ये जो सामाजिक संबंध है, इसके टूटन बिखरन, और इन पर अभी संकेत किया बलराम जी ने, ये समाजशास्त्र का विषय हो जाएगा यदि ज़्यादा बात करेंगे तो। मैं ये मानता हूँ कि ये नज़दीकियाँ बढ़ेगी। अभी पिछले दिनों जो आपदा आई उससे या उसके बाद नज़दीकियाँ तो बढ़ी है। विश्वरंग इस पर एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है, हम सबको जोड़ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन भाई। इस चिंता में देखिए, मोहन भाई की कविता ने तमाम आसपास को, और जो पारस्परिक सहयोग और उसकी भावना हमारे समाज में हुआ करती थी, उस पर भी असर पड़ा है, जिसकी चिंता यहाँ मोहन ने जाहिर की। और हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, अगला जिनको मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ,
निरंजन श्रोत्री जी, जिनने युवा कवियों को लेके बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, उन्हें लगातार अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। और ऐसे उनके मेरा ख्याल कितने हो गए सर अभी, 8 या 9 वॉल्यूम अभी। एक बार जोरदार तालियां इस काम के लिए जो ऐतिहासिक काम है। और ऐसे रचनात्मक लोगों का हमारे साथ जुड़ना चलना एक बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत सम्मान के साथ मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें और चाहे तो रचना पढ़ें। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई बलराम जी। अभी जैसा कि आपने बताया भी कि विश्वरंग की भी चिंता है, संबंधों की, परिवार की, उनके पुनर्वास की। सहसा मुझे याद आ गया 2019 का वह क्षण जब संभवतः इसी किसी सभागार में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। आदरणीय संतोष चौबे जी थे उस लोकार्पण में, मैं था, जानकी प्रसाद शर्मा जी थे, और वो महत्वपूर्ण काम किया था हमारे मित्र कुमार अनुपम ने। तालियां। 2019 में, और उसमें पिता के ऊपर जितनी भी कविताएं थी उसका संचयन था। क्योंकि हमारे यहाँ कविताओं में माँ के ममत्व को तो बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पिता का जो स्नेह है, उसकी जो ममता है, उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हुआ था। तो प्रेम पिता का होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये एक्चुअली में पंक्ति है देवताले जी की, चंद्रकांत देवताले जी की। तो ये काम यहाँ पर हुआ था। जब हम संबंधों की बात करते हैं, जैसा कि अभी सविता जी ने भी बताया कि न्यूक्लियर परिवार का युग आ गया, तमाम बाजारवाद, उपभोक्तावाद और आत्मकेंद्रितता, इसने तमाम संबंधों को उसी तरह से ख़त्म कर दिया है। परिवार को उसी तरह ख़त्म करने की कगार पर है जैसे कि कभी उपन्यास खत्म हुए थे। उपन्यास खत्म क्यों हुए? क्योंकि पश्चिम में कहा जाता है कि जब हमारे घरों से आराम कुर्सियां गायब हो गईं तो उपन्यास भी खत्म हो गए। अब हर चीज, क्योंकि समय नहीं है, आराम कुर्सी पर बैठने का वो क्षण हमारे पास आराम नहीं है, हमारे पास अवकाश नहीं है, तो अब वो शॉर्ट स्टोरीज, और बल्कि ये जो समय है वो इंस्टेंट का समय है, तत्काल हमें कोई चीज़ चाहिए। तो वही चीज़ परिवार के साथ हो गई है। हम विवाह नहीं करना चाहते, लिव इन में रहना चाहते हैं, कौन जिम्मेदारी ले? शादी यदि हो गई, विवाह यदि हो गया तो बच्चा एक हो। अब कहाँ से हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सीखेगी वो शब्द, वो रिश्ते जिसे फूफा कहते हैं, बुआ कहते हैं, मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई? ये सारी शब्दावली जो परिवार की एक महत्वपूर्ण शब्दावली थी, यह आजकल दुर्लभ प्रजाति की तरह इंडेंजर्ड हो चुकी है। तो ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर मसला है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक चीज़ खत्म होती है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। हमारे साथ नानी दादी की कहानियाँ थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ थीं। अब गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो नानी दादी की कहानियाँ भी धीमे धीमे समाप्त होती जा रही हैं। हमारे यहाँ मालवा में एक कहावत जैसी है कि बाप नहीं तो काका और माँ नहीं तो मामा। छोटा सा कथन है, लेकिन इसके पीछे जो मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड का जो प्रेम और जो दायित्व बोध है वो कितना। अब जैसे मौसी, हमारे यहाँ मौसी को मासी कहते हैं, मालवा में माँ जैसी। यदि माँ नहीं है तो उसका विकल्प मौसी हो सकता है। तो ये सारी शब्दावलियाँ हम बच्चों को किस प्रकार से बताएंगे, ये एक चिंता का विषय है। और इसी चिंता को केंद्र में रखकर ये आयोजन किया गया है कि चाहे वो नॉस्टैल्जिया के रूप में हो,
चाहे वो एक याद के रूप में हो, कसक के रूप में हो, किस तरह से हमारा परिवार छीज रहा है, हमारे संबंध छीज रहे हैं। यही कुछ मुझे कहना था। एक दो कविताएं पढ़ देता हूँ, एक नए संग्रह से है, और ये दरअसल ससुराल जिसको कहते हैं उसको लेके एक फैंटेसी है, फैंटेसी जैसा है। ऐसा ससुराल में होता नहीं है, लेकिन जो नहीं होता है वो कविता में संभव है। ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। भरोसा नहीं होता, लेकिन यह सच है। वह कभी नहीं कह पाई अपनी माँ से, न जाने क्यों। वह कभी नहीं कह पाई अपनी सगी बहन से भी, लेकिन शादी के बाद उसने साझा किया अपनी ननद से इसे। कोई गायनी प्रॉब्लम थी उसे। देवर, उसका नाम सुनील, अपनी भाभी के लिए तो दरअसल एजेंट सुनील। समस्या कोई भी सुलटा सकता पलक झपकते। एक दिन जब उसे अपने एकांत में फपक कर रोना था, वह रोई अपने ससुर के सीने में मुंह छुपाकर। अरे जो निकले उसके पिता ही। रोई इतना कि भीग गया ससुर का कुर्ता। और अंत में जिसे भारतीय परंपरा में सास कहते हैं, मुट्ठी में भींचते हुए एक पत्र समझाया उसे, बेटी बचपन में हो जाती है नादानी ऐसी, अभी तो जीवन पूरा पड़ा है सामने। इस तरह एक औरत इस 21वीं सदी में आत्महत्या करने से बच गई। यह सब उसके पति तक को पता नहीं था। कथित ससुराल वालों का मानना था इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक कविता है वैलेंटाइन, इसका नाम है दरअसल बिलेटेड हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये दरअसल 74-75 वर्ष के बुजुर्ग दंपत्ति का वैलेंटाइन है। देखिएगा, आज दिन भर के बोझिल इंतज़ार के बाद कि कोई फ़ोन, कोई संदेश, वह शाम को एक उदास संगीत बजाने लगी। मैंने हिम्मत की अपनी 72 साला हथेलियों से थामने की उसको। वे त्वचा नहीं झुर्रियाँ थीं जो अपनी थकी हुई उंगलियों को आपस में भींचना चाहती थी। यहाँ तक भी गनीमत जब दो जर्जर पपड़ाए होंठ किन्हीं खामोश पड़ गए होठों के आसपास जस-तस गए, एक कसमसाहट भरी झिड़की उभरी, छोड़ो गुड्डू जाग जाएगा, छोड़ो गुड्डू जाग जाएगा। जर्जर बाहें थकी हुई हड्डियों से समझा रही थी उसे कि गुड्डू सालों से अमेरिका में है, वह नहीं जागेगा। गुड्डू सालों से अमेरिका में है, वह नहीं जागेगा, लेकिन वो नहीं मानी। इस तरह 15 फरवरी को भी दो झुर्रियों के बीच जीवित कंपन से युक्त वह चुंबन नहीं हो सका। गुड्डू के बगल में सो रहे होने की उम्मीद भरी आशंका की वजह से। धन्यवाद। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। ये जो विडंबना है कि बच्चे विदेशों में हैं और बूढ़े माँ बाप, यहाँ मुकेश वर्मा जी बैठे हैं, उनकी एक बहुत कारुणिक कहानी है, इंतज़ार, जिसमें बूढ़े बुढ़ी रहते हैं। और जिसने सुनी है वो कहानी, उनका हार्दिक स्वागत। यहाँ उपस्थित हैं उनका आप ताली बजा के स्वागत करिए। वो सह निदेशक हैं विश्वरंग के और हम सबको बड़ा प्रेम करते हैं। तो ये एक समस्या है, बड़े लेवल पे है, जो बच्चे बाहर हो गए हैं और उनके माँ बाप की जो हालत है, किस तरह से वो बच्चे पहुंच भी नहीं पाते उसके संस्कार में। और हालत ये होती है कि एक बेटा कहता है कि तुम अभी संस्कार में चले जाओ, छुट्टी नहीं मिल रही है, 13वीं में मैं चला जाऊंगा। इस तरह का भी कोई प्रसंग सामने आता है। एक हमारे पास प्रकृति के गायक भी हैं। एक्चुअली संवेदना का संबंध अगर आप मटेरियल से, वस्तु से, तमाम चीज़ों से भी अगर आप वो संबंध बना सकते हैं संवेदना का, कहने का मतलब है कि प्रकृति से, पृथ्वी से, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या वो भी है। हमारे सारे बिखराव में पृथ्वी का जो शोषण है और जिस तरह का हालात और जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का पर्यावरण है, उसने हमारे पारिवारिक पर्यावरण पे भी असर डाला है। मेरी कविता की एक छोटी सी लाइन है
अलबत्ता जहाँ सुनी जा सकेगी माँ के पुकारे जाने की आवाज़, खटखटाती एक एक बीज का द्वार, वहाँ हरापन होगा, पीक रहा होगा एक नन्हा सा पौधा, जिसकी जड़ों के आसपास वापस लौट रही होगी धरती। तो इसी प्रार्थना के साथ हमारे बीच नवल शुक्ल हैं, उनकी कविता को आप सुनेंगे कि मानवीय संवेदना से ये प्रकृति किस तरह स्पंदित होती है, किस तरह से कनेक्ट करती है। और ये हाइट ऑफ प्योरिटी है। अगर हम इस संवेदना पे पहुंच जाते हैं कि हमारा वस्तुओं से भी संवाद होने लगता है, तो फिर हम मनुष्य तो बहुत सुंदर चीज़ है। हमारे परिवार तो ऐसी टाइज हैं जो एक दिन लौटेंगे, हमारा भरोसा और विश्वास है। पर इसमें रचनाकारों की भूमिका को हमें इस तरह से सामने आना पड़ेगा। स्वागत है नवल तुम्हारा, बहुत बहुत। वो अपनी बात भी कह सकते हो और कविता भी। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में जो मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं आदरणीय संतोष भाई का, मुकेश भाई का और बलराम जी का आभार प्रकट करता हूं। आज का विषय, एक तो मैं पहले बता दूं कि मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा और 2 मिनट बोलूंगा। 2 कविताएं पढ़ने की अनुमति मुझे संचालक महोदय ने शुरू में ही दे दिया था और कहा था कि आप न बोले तो भी चलेगा। जी जी। तो बहरहाल ये कवि से 2 मिनट में बोलकर 2 कविताएं पढ़ता हूं। स्वागत। विषय है परिवार और संबंधों का पुनर्वास। कविता के समकाल के संदर्भ में है। और पुनर्वास, जब किसी चीज का वास समाप्त हो जाता है, कहीं और चला जाता है, तो उसका फिर से पुनर्वास किया जाता है। और पुनर्वास जो है एक तरह से बहुत ही शासकीय शब्द भी है, जो मकानों के में बनाए जाते हैं और ये सब में किए जाते हैं, उस तरह से पुनर्वास है। लेकिन जब कविता में पुनर्वास की बात की जाती है, कविता के समकाल में पुनर्वास की बात की जाती है और यह विषय रखा जाता है, तो इसके प्रति बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है कि यह क्या है और क्यों है। जाहिर है कि ऐसी प्रवृत्ति जो है हमारे समय में और हमारी कविता के समकाल में है, तभी यह विषय है रखा गया है। इससे मुझे ध्यान आता है कि पिछले समय में हमारा परिवार और संबंधों का जो संबंध है, परिवार और संबंध है, बहुत ही अलग किस्म के होते चले गए हैं। पहले जो शताब्दियों में बदलाव आते थे, वह अब दशकों में बदलाव आ रहे हैं। इस बीच जो है हमारे 2 वर्ष जो कोरोना काल के वर्ष रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अपने परिवारों को और अपने घर को, और एक मनुष्यता का परिवार है, पूरा मानवीय परिवार है, इन तीनों को, जिनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता घरेलू नहीं है, तीनों को हमने देखा है। यह भी देखा है कि रिश्ता जो पहले का पिता का या माँ का या भाई का या बहन का या बाकी का था, वह स्खलित हुआ है, वह बदला है, बहुत तरीके से बदला है। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा, मतलब जो बहुत समय से चल रहा था समय संबंधों का, वो संबंध जो हैं बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही कठिन और बहुत कठोर हुए हैं, ख़ास तौर से कोरोना काल के समय से। जब मतलब हम अपने ही परिवार में डरते हुए रहे हैं, एक दूसरे से डरते हुए रहे हैं, एक दूसरे के खांसने से डरते हुए रहे हैं, और हमारे परिवारों में से कोई गया है शमशान घाट तक या कहीं तक, तो वहाँ तक हम नहीं गए हैं। हमारा परिवार और संबंध इस तरह से भी बदला है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये वैश्विक बदलाव भी है, ये सिर्फ भारतीय बदलाव ही नहीं है, यह वैश्विक बदलाव भी है। तो एक तो कोरोना काल का बदलाव है, उसके साथ ही हम देखते हैं जो किसान आंदोलन हुआ है, उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से परिवार टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं, और एक अलग तरह का परिवार निर्मित होता है। तो बहरहाल हम इस सब पे मैं बहुत अधिक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो जिस परिवार की बात एक बहुत ही हम लोग
ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं अपने घर का परिवार, तो वो जो है एक व्यक्ति या एक परिवार, एक आदमी जो है वो कई जगह से कई तरीके से बदल गया है। और जो जैसे संबंध जो हैं वो ओकेजन की तरह, एक इवेंट की तरह हो गए हैं, और जो उसमें शामिल नहीं है तो भी वह लाइव हो रहा है। और ऐसे संबंध हो गए हैं जहाँ पे सिर्फ खिलखिलाहटों की ज़रूरत है, दूसरों के दुखों और तकलीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। तो संबंध जो हैं इस तरह से बदलते चले जा रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर यह समय दिया गया और अपनी बात रखने के लिए। दो कविताएं, जो चूँकि समय भी कम है तो दो कविताएं बोलना बंद करके मैं पढ़ता हूँ आज के संचालक महोदय मेरे प्रिय मित्र बलराम जी के अनुमति से। पहली कविता है रंगों के तरल भार से गिरा है जामुन। यह कविता पढ़ने के लिए उन्होंने ही कहा था। हवा के झोंके से पहले गिरा है जामुन, लगता है जामुन के पेड़ से गिरा है, पर जामुनी रंगों के तरल भार से गिरा है जामुन। गिलहरी की चिकचिकाहट से अचंभित हुआ और गिर गया जामुन। आषाढ़ की बारिश की छुअन से उसके गिरने की होड़ में गिरा जामुन। बूढ़ी आंखों को ऊपर देख टपाटप गिरा जामुन। बच्चों की खुशियों से झूमकर उनके ताली पीटने से पहले ही गिर गया जामुन। जामुनी प्रेमिका को देख रस भरी प्रेमी की तरह गिरा और उसकी उंगलियों होठों को छूता जिह्वा में रसमग्न हो गया जामुन। वह गुठली की तरह निकला और देखता रहा अपने हरे भरे पत्तों के बीच जहां अभी तक अटके थे जामुन। नीचे जामुनी परतें बिछी थीं जहां नियम की तरह गिरे पड़े थे जामुन। अब वह फिर से इनके संग होना चाहता था, हवाओं को बुलाना और लहराना चाहता था। गिलहरियों की दांतों में फंसकर कहीं दूर जाना चाहता था और गिर गिर जाने की चाहत में फिर से इस तरह गिर जाना चाहता था जैसे सचमुच गिरा था जामुन। और ये आखिरी कविता आज जो है, दूसरी और आखिरी, वह है आलोसा मंडावी, कविता का नाम है। आलोसा मंडावी एक स्त्री का नाम है। हमारे यहाँ सिर्फ सीता, राधा और सुनीता ही नहीं होते, बहुत तरह के नाम हैं हमारे देश में और परिदृश्य में, और बहुत सारे नामों को हम छोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे नामों को रखना चाहिए। तो आलोसा मंडावी मेरी परिचित थीं। उनके बारे में जब हमें पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी मुझे याद आई थी। वो बस्तर के गांव में थी और जहाँ पे मैं रहता था, जिस गांव में, उस गांव में मेरे जो परिचित कलाकार हैं उनकी पत्नी की वो दोस्त थी, और उनकी दोस्ती उनकी पत्नी से थी, लेकिन उसके नाते मेरे से ऐसे संबंध हुए थे कि वो लगभग रोज़ आ जाती थी मिलने। तो वो आलोसा मंडावी कविता का नाम है। आलोसा मंडावी, तुम मुझसे बड़ी थी, बहुत बड़ी। कुकुर नदी पार कर लंबे डग भरती आती थी तो तुम खुशियों की तरह पहले आती थी। तुम्हारे कदम तुम्हारे पीछे आते थे। जैसे सूरज की रोशनी पहले आ जाती है और सूरज बाद में आता है। तुम्हारे आने से दिन आता था, दिन भर का दिन जो साथ रहता था। इसके पीछे जंगल छुप जाता था। तुम तेंदुपाका, चारपाका फलों को आंचल से बाहर निकालती थी। तुम्हारे हाथों में चमचमाते सरई के पत्ते होते थे। तुम कंधे से तुम्बा उतारती थी। हम मंद पीते थे, मंद मंद।
तुम लगातार बोलती रहती थी। मैं अंतरिक्ष से जीवन की तरह आती आवाज़ों को सुनता रहता था। तुम लगातार हंसती रहती थी। मैं सृष्टि की अटखेलियों की तरह तुम्हें देखता रहता था। अनंत का इस पार टूटता था और उस पार का अनंत आता जाता था। हम सरई की पत्तियों को उठाते थे और फिर एक पत्ती उठाते थे। तुम लगातार मुझसे बोलती थी। मैं लगातार सुनता रहता था। जैसे ध्यान में सुनाई देती हैं आवाज़ें, तुम्हारे कहने का अर्थ निकालता रहता था। अर्थों के असमंजस से तुम निकाल लेती थी बाहर। जब हाँ कहता था तो तुम खिलखिलाती थी और हाँ और नहीं कहता सा चुप तुम्हें देखता था तो तुरंत तुम चुन लेती थी मेरा जवाब। प्रतीक्षा किए बिना हंसती जाती थी। मैं हर बार वही कहता था जो तुम चाहती थी। हर बार मेरे कहे हुए को कैसे ठीक समझती थी, यह मैं अंत तक नहीं जान पाता था। मैं कोई और भाषा बोलता था, तुम कोई और भाषा जानती थी। मैंने पहली बार अपनी भाषा बोलते हुए जाना कि बोलने के लिए भाषा नहीं, बोलना जरूरी है। बोलने की इच्छा अधिक जरूरी है। मैं पानी चाहता था तो तुम नदी देखती थी और पत्ता भर पानी देती थी। मैं हवा चाहता था तो तुम जंगल के पास पेड़ देखती थी और मेरे चेहरे पर फूंक मारती थी। मुझे ठंड लगती थी तो तुम आग देखती थी और साथ लाए दाने को भून कर देती थी। मैं कुछ नहीं चाहता था तो तुम चपल हो जाती थी। बदल देती थी मेरे होने की जगह। चैन की एक जगह खोजती थी, जैसे एक ग्रह खोज रही हो। फिर उस ग्रह पर मुझे खिलौने की तरह रख देती थी। तुम लगातार थोड़ी और बच्ची होती जाती थी। तुम मुझे खिलौना समझती थी। जोहार आलोसा मंडावी, जोहार। अभी तुम किस ग्रह पर हो? क्या वहाँ भी कोई खिलौना है? यहाँ तुम्हारे घर पृथ्वी पर तुम्हें एक खिलौना याद करता है। धन्यवाद नवल, बहुत सुंदर कविताएं आपने सुनी जो संवेदना की ऊंचाई तक आपके मन को, विचार को ले जाती हैं और उसको जागृत करती हैं, जिसकी आज ज़रूरत है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय बहुत कम बचा है। अरुण देव हमारे बीच है। मैं उससे निवेदन करता हूं कि वो कविता सुनाएं या अपनी बात, जैसा भी वो ठीक निर्णय लेते हैं। उनका स्वागत है, तालियां बजाइए। अरुण देव बाहर से आए हैं हमारे बीच, बहुत अच्छे आलोचक। एक बढ़िया वो भी चलाते हैं आलोचना का फेसबुक पे, जो काफ़ी पूरे देश में पढ़ा जाता, मैगजीन है समालोचना। स्वागत है। धन्यवाद। कुछ पंक्तियाँ, सूत्र वाक्य मैं कविता के समकाल पर कहूँगा और अपनी एक कविता सुनाऊँगा। सबसे पहले इस आयोजन के लिए, यह आयोजन एक विश्वविद्यालय करता है और इसके महत्व को आप ऐसे समझेंगे कि अगर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज इस तरह का कोई आयोजन करता तो उसका क्या महत्व होता। कविता के समकाल पर हम आए तो ये समझे आप कि ये जो इधर की कविताएं हैं, जिसमें हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने कविता संग्रह आए हैं। राजेश जोशी का उल्लंघन कविता संग्रह आया है। सविता सिंह का आया है शोक, उसमें एक शब्द है। और कुमार अंबुज का आया है उपशीर्षक। अनामिका का भी एक संग्रह आया है। लीलाधर मंडलोई का आया है ईश्वर कहीं नहीं। तो इन संग्रहों को आप देखें तो मुझे लगता है कि हिंदी कविता का जो समकाल है उसका बीज शब्द है निराशा, हताशा और मृत्यु और शोक। तो कविता का समकाल इन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जहाँ तक संबंधों की बात है
कुमार अंबुज के ही शब्दों में कहूँ तो संबंधों का भी एक आयुष होता है। संबंध इधर बहुत टूटे और बिखरे हैं। खासकर कोरोना ने जिस तरह से हमें हताश किया है, और कोरोना से ज़्यादा हताश विचारहीनता ने किया है, जो किसी महामारी से भी ज़्यादा तेज़ी से अभी फैल रहा है। तो इन दोनों ने मिलकर जो स्थिति बनाई है, उसमें हताशा हमारे समकालीन कविता का एक बीज शब्द उभर कर आया है। तमाम कविताएं, अब समय मेरे पास नहीं है कि मैं राजेश जोशी और उनकी सारी कविताओं की पंक्तियां आपके सामने कोट करूं, लेकिन उनके शीर्षक देखिए, उनमें शोक, रुदन, विलाप, उनके कविताओं के शीर्षक देखिए, उनमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उनकी तमाम कविताएं ऐसी मिलेंगी। संबंधों पर भी इसकी काली छाया दिख जाएगी आपको। उपशीर्षक जो संग्रह है कुमार अंबुज का, उसमें बहनों और घर पे कई सीरीज सी कविताएं हैं, जिसमें एक जगह वह कहते हैं कि जिन घरों में हमने बहनों को भेज दिया, हमें नहीं पता था कि उन घरों में बहनों ने क्या क्या मुसीबतें झेली। घरों की बात है कि जो घर अब बिकने को तैयार हैं। तो एक ये इसके लिए काफ़ी समय चाहिए और मैं बहुत समय नहीं लूँगा, और मुझे अपनी एक कविता भी सुनानी है, मैं उसका भी लोभ है मेरे पास, तो एक कविता मैं सुनाऊँगा। एक युवा मित्र के या एक युवक के असमय आत्महत्या कर लेने का, आत्महत्याएं तो असमय ही होती हैं, उस पर यह कविता है। तुम कहाँ चले गए? क्या तुम्हारे आस पास कोई पुष्प नहीं था? शालीन सफ़ेद, उमगता लाल, झूमता पीताभ। खिलने की उम्मीद की कोई तैयारी कहीं? अंकुरण की गीली मिट्टी कहीं से जरा सी भुरभुरी? बारिश की चोट की कोई स्मृति, भीगने की नमी, उड़ने उड़ने को हो रही छतरी, सहेजने में सराबोर हो जाने की दूर तक टपकती बूंदें, बूंदों में हिलती आभा। सूखे पत्तों की झरती उदासी, अंत की चुप्पी में टहनी से उमगता कोई कोपल, हरेपन की आहट कहीं। पक्षी कहीं किसी झुरमुट से निकल रहे हों, सरपट दौड़ती गिलहरी, रुककर तुम्हें देखती बिल्ली, पहचान कर तुमसे लिपटता तुम्हारी गली का हिलमिल कुत्ता। आकाश का कोई कोना, उजला नीला, विराटता का कोई टुकड़ा, क्या कोई रहस्य नहीं बचा था? आकर्षण की अदृश्य रस्सी का कोई सिरा, कोई सवाल अनसुलझा। कंठ की प्यास, किसी स्वाद पर अटकी हुई भूख, किसी के साथ के कदम दो कदम। कैलेंडर का कोई चमकता दिन, मिलने की कोई प्रतीक्षारत तारीख, अकेलेपन की गाढ़ी रात का वह चंद्रमा जो तुम्हारे साथ जलता रहा। क्या किसी ने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे हो? आंखों ने कहा होगा। मुड़कर देखती उस मुस्कुराहट को तो तुमने देखा ही होगा। कोई तो होगा जिसने तुम्हारे होने को उम्मीद से देखा होगा। किसी को तो फर्क पड़ता होगा तुम्हारे यूं चले जाने पर। गोद, उंगलियां, पीठ, कंधे जहां तुम थे। किसी ने चुनी होगी तुम्हारे लिए कोई कविता, गजल का कोई शेर, गुनगुनाया होगा गीत, लिखा होगा कोई महकता पत्र। तुम्हारे वर्तमान की क्या कोई खिड़की भविष्य में नहीं खुलती थी? अंधेरे में तुम चले गए, अंधेरे में तुम चले गए। कुछ पहर दूर सुबह उठने को थी, उगने को थी लालिमा। चमकता हुआ नया दिन तुम्हारी राह देख रहा था। तुमने टिमटिमाते तारों को भी नहीं देखा, चांद को भी अनसुना कर दिया। घूमती धरती अभी भी आनंद की यात्रा पर है। तुम कहाँ चले गए? संकट है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उपेक्षाएं और भी। मनुष्यता के आलोक पर अविश्वास की स्याही है। संचय का पहाड़ इतना बड़ा है, गिरने की खाई एकदम गहरी। यह सब हमसे ही हुआ है, रास्ता भी यहीं कहीं से निकलता। क्या इतना असह हो गया था तुम्हारा खुद? यात्रा के मुहाने पर कितना भारी पत्थर था। तुम चले गए, हम जरूर कभी मिलते इस भरी दुनिया में कहीं ना कहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण देव जी, सुंदर कविता के लिए। मैंने काफ़ी समय बीच में बोलने में ले लिया है और अपनी कविता के एक दो टुकड़े भी सुना दिए।
उसका लाभ लिया बोलने का, संचालन का। एक कविता आपके सामने, समय काफ़ी है, फिर हम अध्यक्ष महोदय को सादर वो करेंगे। रुकी हुई नदियों का फिर से बह पड़ना। मिट्टी ठहरती है, रुकता है पानी, हवा के बुलबुले साधते हैं दम। रंग होने के लिए जहाँ से इस तरह शुरू होता है चलना, एक चहल पहल होती है वहाँ, जिसके छोर पुरानी बात की तरह याद आते दिन, जहाँ कभी उतारा गया था। रुकी हुई नदियों का फिर से बह पड़ना। मिट्टी ठहरती है, रुकता है पानी, हवा के बुलबुले साधते हैं दम। रंग होने के लिए जहाँ से इस तरह शुरू होता है चलना, एक चहल पहल भी होती है वहाँ, जिसके छोर पुरानी बात की तरह याद आते दिन, जहाँ कभी उतारा गया था। पिता की लौट कर आई बारात का सामान, रखी गई थी एक कोने में संभाल कर कांसे की बड़ी बटलोई। हरे पत्तों में उगाई थी खिड़कियों के पास शर्मा बड़ी बहू। फैली थी चर्चा फिर पलाश ऋतुगंध जितनी, उतना ही बड़ा था परिक्रमा पथ, जहाँ लुढ़कती हुई कांसे की बड़ी बटलोई दिन रात थी होती हुई। सूखने को हुए पेड़ पर फला था एक घोंसला, जिसमें बोए गए तिनके चैं करते हुए होते रहे बड़े। ढोया गया इस तरह आकर्षण गुरुत्व का भार, जिसे लिए पता नहीं एक के बाद एक कितने मौसम उड़ते रहे, कौन सा कितना आकाश। मैं ठगा सा इस बीच हो पाया बस इतना कि किसी तरह गांव की सरहदें करते हुए पार आगे की पढ़ाई पढ़ने आ पहुंचा शहर। सामान के नाम पर चलते हुए रख दी गई मेरे साथ, मेरे हिस्से में आई एकमात्र कांसे की बड़ी बटलोई। मुसीबत के दिनों में खिचड़ी, बचपन की यादों के आसपास गुनगुना दूध, बीमारी में चिरायते का काढ़ा, लंबी बेरोजगारी के दिनों में एक वक्त का भात पकाती रही कांसे की बड़ी बटलोई। अच्छे बुरे दिनों में देती रही साथ। नौकरी लगी तो घर में बनने लगा एक और घर, खरीद कर लाया गया कुकर। धीरे धीरे कुछ बर्तन बटलोई का बंद हो गया उपयोग। वह थकी थकी सी घर में यहाँ वहाँ डली रहने लगी उदास। जब कुकर की सीटी बजती फैलती कर्कश चीख, बटलोई घर में जहाँ भी डली होती उसमें उठती एक लंबी अनगूंज। बिदारा खूंक चीरती धरती का सीना, किनारों पर पीटती रहती सिर, पानी में उठती रहती इसी तरह लहरें। जाने फिर ऐसा कुछ हुआ कि बर्तनों के साथ उठाते धरते जब कभी भी टकरा जाती कांसे की बड़ी बटलोई, जरा सी चोट से घंटों टन्नाती, छलनी कर देने वाले रुदन में विलाप करती। आज तक दुनिया की अर्जित की हुई पीड़ा एक साथ विक्षिप्त सा भागता, जन्म से लेकर अभी तक का समय करते हुए पार। रुंधे गले कांपते हाथों से छूता कांसे की बड़ी बटलोई, तब जाकर शांत होता स्वर, शुरू होता रुकी हुई नदियों का फिर से बह पड़ना। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बहुत सम्मान के साथ जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए। इतनी व्यस्तता के बीच वो हमारे बीच हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सम्मानित करने के लिए उनकी उपस्थिति का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत आदर के साथ आदरणीय संतोष चौबे जी। मुझे बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी गई और सबसे पहले सभी कवियों को बहुत बधाई देता हूं। और आज के समकाल का एक प्रतिबिंब उनकी कविताओं में देखने मिलता है। मैं बहुत सूत्र में एक दो बातें कहूँगा जिन कविताओं के बारे में है। और मेरी तो सारी कविताएं परिवार के बारे में ही हैं और अपने आसपास का जो घट रहा है उसको लेके परिवार के बारे में ही है। नया संग्रह मेरा आ रहा है, उसका नाम घर बाहर है। तो घर बाहर जो संग्रह है वो आपको सारी कविताओं से परिचित कराएगा। पहली बात, मैं बहुत अवसादग्रस्त नहीं हूँ क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ। अवसाद तब होता है जब आप कुछ करते नहीं और सिर्फ कविताएं लिखते हैं। कवि को थोड़ा थोड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी होना है और एक्शन के माध्यम से ही रास्ता नया मिलेगा। वो इसलिए है कि हमारे अधिकतर कवि, जिनमें से कुछ के नाम लिए गए,
एक सर्टेन विचारधारात्मक कविता लिखते रहे। कल नंदकिशोर आचार्य ने ये कहा कि विचारधाराओं ने जो भ्रम पैदा किया है 20वीं शताब्दी में, और दिलचस्प बात यह है वो सारी 19वीं शताब्दी की विचारधाराएं हैं, 20वीं में तो कुछ नया पैदा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने जो भ्रम पैदा किया हम उस भ्रम पे लटके हुए हैं, और जब वो खसक जाता है नीचे से तो हमें लगता है कि हम अवसाद में चले जाएं, निराशा में चले जाएं। सर, रास्ता नया खोजना है, ये बात सबको मालूम है। 90 के बाद विशेषकर जो नए रास्ते खोजे जा रहे हैं उसमें एक्शन का एक बड़ा महत्व है और एक स्वस्थ प्रतिक्रिया अंतर्क्रिया की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ के देखना चाहिए। दूसरी बात, कोविड के बारे में बहुत नेगेटिव नहीं हूँ मैं। कोविड की बहुत सारी नेगेटिव बातें, मुझे खुद कोविड हुआ था और मैं बिल्कुल जाते जाते बचा। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही साथ में थे। लेकिन मित्रों, कोविड ने एक बार फिर से परिवार की महत्ता स्थापित की, ये उसका पॉजिटिविज्म है। कोविड ने बताया कि भारतीय संस्कृति में जो घर परिवार की हम लोग बात करते थे, अंत में आपको बचाया किसने? आपके परिवार ने। अंत में आपकी सेवा करी किसने? आपकी बेटी ने। और वो सारे लोग जो घर परिवार में थे, आपको दुख होता ज़रूर, हम नहीं जा पाए, हम अपने मित्र महेंद्र गगन के फ्यूनरल में नहीं जा पाए, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन फिर भी भारत बचा इसलिए कि उसमें परिवार था और परिवार ने आपका संबल दिया, और उसके बाद पोस्ट कोविड तो डेफिनेटली परिवार ने आपको बहुत संभाला है। तो मुझे लगता है कि हम इसके पॉजिटिव फीलिंग को देखें, और हम क्योंकि अब हैं और नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये निराशा की, हताशा की, अवसाद की, मैकॉले की, ये सब बात करना बंद करना चाहिए। अब हम नए रास्ते पर हैं और नए रास्ते पर चलने के बारे में सोचना है, तो हम इस अवसाद से बाहर आ सकते हैं। एक समय में उस विचारधारा ने ज़रूर इतनी मदद की थी कि आप अवसाद से बाहर आए थे, क्योंकि वो खुद एक्शन पर जोर देती थी। लेकिन आप एक्शन कर क्यों नहीं रहे भाई? आप बोले जा रहे हैं। और उसके अलावा आपके साथ जो आपके पास में एक नए विश्व को समझने के कोऑर्डिनेट्स खोजने का कोई तरीका होना चाहिए था। विश्वरंग ये काम करता है कि आइए देखें कि अब क्या कर सकते हैं, और यहाँ से एक पॉजिटिविज्म की शुरुआत होती है। तीसरी बात, मुझे ये लगता है कि भारत, अगर बहुत सारा विश्व गुरु वगैरह कहा जा रहा है, उससे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। भारत अगर विश्व को कुछ दे सकता है तो पहली बात तो जो प्रकृति से समन्वयवादी विकास की बात थी वो दे सकता है, और ये बात गांधी ने कही थी। ये बात अंत में गांधी ने कही। तो वो जो 6 विचारधाराएं जिनके बारे में उन्होंने ठीक नहीं कहा, नंदकिशोर ने जिक्र किया था, मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी मित्रों से कि ये जो नया विश्व कविता का अंक आया है जो मंडलोई ने किया, उसमें मेरा संपादकीय है, उसमें तो वो सारी बातें उसमें कह दी गई हैं। एक बार जरूर देखिएगा। मैं चाहूँगा कि वो किताब आपको भी मिले भी, यदि आ गई होगी तो हम देंगे। तो ये तीसरी बात है कि भारत अगर किसी को दे सकता है कुछ विश्व को, तो पहली बात प्रकृति के साथ समन्वय आदि विकास की बात कर सकता है। दूसरी बात, जो हमारे परिवार की संस्कृति है वो दे सकता है। सारे यूरोप में और यूएस में इस बात की बात हो रही है कि यार परिवार की वापसी होनी चाहिए। जो टूटन वगैरह की बात थी वो देखें। हम क्यों देखें? हमारे पास परिवार पहले से ही था और वापस आ गया है। मैं इतने मित्रों को जानता हूँ, टेक के इतने लोगों को जानता हूँ जो लौट के बेंगलोर से भोपाल या बड़े शहरों से भोपाल वापस आए हैं क्योंकि वो परिवार के साथ रहना चाहते हैं। वो जो अकेलापन को बेंगलोर में महसूस होता था या वहाँ पर, वो नहीं करना चाहते। तो एक तरह का परिवार में वापसी भी हुई है और निश्चित रूप से कविताओं में भी उसकी वापसी हुई होगी। और एक बात जो निरंजन ने कही थी, असल में माता और पिता के बारे में जो बात चल रही थी, तो वो शूमाकर का मैंने अनुवाद किया कोविड के दौरान। तो शूमाकर एक जगह कहता है कि माँ पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई हैं, असल में वो प्रेम कविताएं हैं, क्योंकि माँ जो है वो प्रेम की प्रतीक है और वो बनी रहेगी क्योंकि प्रकृति के रूप से माँ जो है वो प्रेम का प्रतीक है और बच्चों को प्रेम से ही पालती हो। कितना भी खराब हो वो बच्चे के साथ में प्रेम से ही बात करती है। और पिता जो है एक प्रोजाइक चीज है, पिता जो है गद्य की चीज है। क्यों? क्योंकि उसके इतने लेयर्स हैं और पिता पे बहुत अच्छी कहानियां लिखी गई हैं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। मतलब पिता कहानी के योग्य मटेरियल है और माँ जो है वो कविता के योग्य मटेरियल है। और मुकेश वर्मा ने पिता पर कहानी, उपन्यास ये सारे लिखे गए हैं क्योंकि पिता उतना ओपन और खुला हुआ, उसके भी बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। और पिता और पुत्र के बीच में एक द्वंद्व भी है, पिता और पुत्र के बीच में एक संबंध भी है। अब पिता जो है वो मुझे लगता है प्रोजाइक चीज़ है।
विचारधारा से आक्रांत अगर हो के आप नहीं लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको नए रास्ते कविता में मिलेंगे, जैसे कि सविता ने ढूंढे या रक्षा जी ने ढूंढे, या मोहन अब थोड़ा थोड़ा शमशेर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले मुक्तिबोध की तरफ थे, अब शमशेर की तरफ जा रहे हैं। तो गूढ़ता की तरफ उनका भाई निरंजन का बड़ा प्रशंसक, उनके काम का बहुत प्रशंसक, उन्होंने जो युवाओं का टैलेंट हंट किया है वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम है। अरुण देव जी की कविता मैंने पहली बार सुनी, बहुत अच्छी थी। और इन सब पे मैं लंबी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं कविता पर इस बीच में काफ़ी लिखता भी रहा हूँ, लेकिन नवल की जामुन की कविता हमारी ऑल टाइम फेवरेट कविता है। और किस तरह से वो रंगों को लाते हैं, प्रकृति को लाते हैं, सूरज को लाते हैं, और किस तरह वो उसमें एक ऐसा बिंब अछूता क्रिएट करते हैं जो प्रेम के बहुत निकट जाता है। तो नवल की कविता अद्भुत थी। और बलराम का, जैसे मैंने कहा कि वो शमशेर की तरफ जाते हैं, ऐसे ही बलराम जो हैं अब दर्शन में पहुंच गए हैं। और उनको तो मैं इतनी बार बोलता हूँ, उनकी भूमिका भी मैंने लिखी है। तो बलराम की कविताएं अब दर्शन को छू रही हैं। और आनंद कुमार स्वामी ने ये कहा कि सबसे अच्छी कविता वो है, या सबसे अच्छा रचना वो है जो आपको ईश्वर की याद दिलाती, सबसे अच्छी रचना। या दर्शन की तरफ गोपालदास नीरज, वो सामान्य मेन स्ट्रीम में बहुत पसंद नहीं किए जाते, उनका नाम लेने में भी कहते हैं यार गोपालदास नीरज की बात कर रहा था। नीरज ये कहता है कि मेरी कविताएं दर्शन को छूती हैं, लेकिन दर्शन क्योंकि एक बोरिंग विषय है इसलिए मैं को रोमांस के माध्यम से कहता हूँ, मैं रोमांटिक माध्यम से कहता हूँ। आपको भक्ति आंदोलन उसके बाद के रीतिकाल की याद नहीं आई, लगभग उस तरह की ये हमारी परंपरा थी। और बलराम वहाँ से निकल के दर्शन तक पहुँच गए। मुझे लगता है बलराम की कविताएं बहुत बधाई के योग्य हैं। और फिर कभी मैं लंबा विश्लेषण करूँगा, ये करूँगा तो मेरा कविता सुनाने का टाइम भी चला जाएगा। ये जो सितंबर अंक है वनमाली का, उसमें मेरी उसी में से कुछ सुना देता हूँ। अच्छा, मैं सरल किस्म का कवि हूँ, मतलब मैं बहुत जटिलता पैदा नहीं करता, और शायद वो बहुत प्रयास से मेरे पास सरलता आई है। तो इसमें 4-5 कविताएं हैं जो परिवार के बारे में हैं। पर सबसे पहले एक छोटी कविता जो 50 वर्ष की होने के बाद की है। ये मैंने सुनाई भी थी अभी हाल में ही, लेकिन फिर भी मेरी प्रिय कविता है। ये पत्नी के बारे में है। सुई इसका नाम है। धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार, पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग, सुई अलग थी, धागा अलग। हाथ धीरे से कांपा दिल, अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा, कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा, अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार, कहाँ बन पाया है ठीक ठीक अपना सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के पोर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु अद्भुत संतुलन के साथ, जैसे उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था एक आंसू, गिरा कि अब गिरा। दूसरी छोटी सी कविता है, थोड़ा हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। क्या बात है। पुरानी स्त्री नई स्त्री वाला। ये कविताएं मुझे बहुत पसंद है वैसे दोनों। ये बहनों के बारे में है असल में। 3 कविताएं हैं पर थोड़ी लंबी हैं बलराम, है ना, पर इसी को पढ़ देता हूँ। चलिए, 3 कविताएं हैं। पुरानी स्त्री की कविता, नई स्त्री की कविता और पुराने स्त्री की भाई की कविता। ये 3 कविताएं हैं। इसको ट्रायोलॉजी की तरह, कविता ट्रायोलॉजी की तरह से है। हालांकि मैं अम्मा का रेडियो पढ़ना चाहता हूँ।
तो मैं अम्मा का रेडियो पढ़ देता हूँ। ये दोनों कविताएं अलग हैं। ये परिवार में जो दिक्कत होती है, वृद्ध व्यक्तियों के बारे में बात की गई, उनके बारे में जो दिक्कत होती है उसको लिखे। जी, स्वागत। अम्मा का रेडियो। सिरहाने रहता था वो उनके किसी दोस्त की तरह कि जब भी चाहें कर सकें उससे बात। सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह खान करते मंगल ध्वनि से उनके दिन की शुरुआत, और फिर हरिओम शरण के भजनों के साथ वे लेती अपनी पहली चाय। हम सोकर उठते उसके पहले वे कर लेती अपने पौधों की देखभाल, संगीत सरिता के शास्त्रीय गीतों का रस लेते हुए। मैं जब भी लौटता घर सुबह की किसी ट्रेन से, वे मिलती मुझे दरवाजे पर जो होती बाट कि उनका दोस्त रेडियो पहले ही सुना चुका होता उन्हें गाड़ी के भोपाल पहुंचने का समय। लंबी दोपहरी में जब हम रहते काम पर, वे चौपाल पर सुनती लोकगीत और अक्सर शाम को लौटने पर सुनाती कोई नीति कथा जिसने गहरे छुआ होता उनका मन। हालांकि पहचानती थी वे समाचार वाचक की आवाज़, पर खबरों से चिढ़ थी उन्हें कि इस मरी दुनिया में मची थी अजीब मारकाट। बाढ़, भूकंप और दुर्घटनाएं और आसमान छूती महंगाई चैन नहीं लेने दे रहे थे आदमी को किसी भी तरह। 15 अगस्त तो 26 जनवरी अब भी विशेष दिन थे उनके लिए। देशभक्ति के गीत अब भी उन्हें जोश से भरते और याद दिलाते कि उन पुराने दिनों में वे भी दादा के साथ जाती थी शाला में झंडा वंदन करने। सुबह सुबह नहाने और साफ सुथरी साड़ी पहनने के बाद वे बैठती रेडियो के सामने और ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण कि सबने मिलकर लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी है तो सब कुछ है। तब जब नहीं था समय हमारे पास उनसे बात करने के लिए, रेडियो से बांटा उन्होंने अपना अकेलापन। उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सिरहाने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़। तो मित्रों, जैसे कि आजकल का फैशन है, मैं इस बहाने अपने अगले संग्रह की घोषणा भी करता हूं और आशा करता हूं कि आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। घर बाहर उसका नाम है और नए साल में लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए विश्वरंग ने मुझे कवि के रूप में प्रस्तुत किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई, सभी साथी कविगण, और आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद।